हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपकी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के वे पर्सन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, इसमें हमें 15+ सही करने। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से, और एक एक प्रश्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करना, ध्यान से देखना इस क्लास को। शानदार तरीके की ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, रिक्त स्थान के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। जो माइक्रो फाइनेंस है उसको विनियमित करने का अधिकार भारत में कौन सी संस्था है जिसके पास है, तो वो कौन सी संस्था है, तो वो है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। रिजर्व बैंक को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है, या बोल सकते हैं सभी बैंकों का बाप ही कौन, रिजर्व बैंक। बात करें रिजर्व बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर जो हैं वो है फिलहाल वर्तमान में शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको बेसिक नॉलेज को तौर पर भी आपको पता होने चाहिए, और एग्जाम में भी बहुत बार कम है ऐसा चांस की पूछ ले, लेकिन गवर्नर के बारे में बहुत बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिससे हमारा नंबर कटे। प्रत्येक चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए, प्रत्येक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था। जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, उनका आदर्श वाक्य अर्थात मोटो के बारे में पूछा है। तो एशियाई खेल 2018 में जो हुए थे वो 18वें नंबर के थे। कौन से नंबर के, 18वें नंबर के। अब बात ये आती है कि इनका आयोजन हुआ कहां पे था, तो कहां पर हुआ था, जकार्ता और पालेमबाग में इनका आयोजन हुआ था। 2 जगह पर इनका आयोजन स्थल था, जकार्ता और पालेमबाग। ये 18वें थे। अब प्रश्न है इनका आदर्श वाक्य क्या था, तो जो आदर्श वाक्य था वो था एनर्जी ऑफ एशिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब 2018 के जो एशियाई खेल थे उनके बारे में बात कर ली, तो बात करनी हमने 2022 जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2022 में ये एशियाई खेल नहीं हुए। कारण क्या था, कारण सभी को पता होगा, कोरोना था। क्या था, कोरोना। ठीक, ये हुए 2023 में। कौन से नंबर के, 19वें नंबर के। कब से कब तक, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इनका आयोजन हुआ था। अब बात करें आयोजन स्थल की, तो आयोजन स्थल था इनका चीन के हांगजू में। चीन के हांगजू में इनका आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखना 2023 में जो 19वें एशियाई खेल हुए थे वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुए थे। कहां पर, चीन के हांगजू में इनका आयोजन संपन्न हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एशियाई खेल 2018 में जो हुए थे 18वें नंबर के, और एशियाई खेल 2022 में होने थे 23 में हुए थे 19वें नंबर के। दोनों एशियाई खेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके बाद अगले प्रश्न पर चले हम, तो देखिए भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान कीजिए। भोजन पकाने में जो ऊर्जा यूज होती है वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। तो भोजन पकाने में रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। और बात करें रासायनिक ऊर्जा से संबंधित, देखिए सबसे पहले पॉइंट आता है रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, कोई भी पदार्थ है उसके अणुओं के संगठन अथवा पदार्थ की आंतरिक संरचना या अणुओं की आंतरिक संरचना में जो बदलाव होता है, यदि परिवर्तन होता है किसी परिवर्तन की वजह से, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए
एक तो होता है पद अणुओं के संगठन में चेंज, संगठन, या बोल सकते हैं अर्थात अणुओं की आंतरिक संरचना में बदलाव, अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन। इस परिवर्तन को क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आसानी से समझ जाओगे कि होता क्या है। देखिए मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना। यह प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न भी आपको देखने को जरूर मिलेगा और पिछले एग्जामों में यहां से इस प्रकार का प्रश्न भी बना है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 3 ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने इसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तब आप उसका आंसर सही कर सकते हो, अन्यथा आप उसको कुछ नहीं करके आने, या तो तुक्का मार के आओगे या फिर छोड़ के आओगे। तुक्का मारोगे तो वो गलत होगा, गलत होगा तो वो आपके नंबर कुछ लेके जाएगा आपसे, आपको देके जाने वाला नहीं है वो। ठीक है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। साथ ही बात करें लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यह भी किसका उदाहरण है? यह भी आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना और दूध का फटना, यह भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के ये उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो कौन सा है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। एक होती है पी प्रकार की, एक होती है एस प्रकार की और एक होती है एल प्रकार की। अब इनके और भी नाम हैं, दूसरे नामों से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो भी देख लीजिए। पी को बोला जाता है प्राथमिक तरंग, क्या बोला जाता है? प्राथमिक तरंग। एस को बोला जाता है द्वितीयक तरंग और एल को बोला जाता है धरातलीय तरंग। क्या बोला जाता है? धरातलीय तरंग। यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग का एक प्रकार है। तो इनमें से दिख रहा है आपको, आपका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर बी में दिया हुआ है पी तरंग, बाकी आपको एस और एल तरंग कहीं नहीं दिख रही। तो एक प्रकार पूछा है, वो एक प्रकार आपके बी में, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। अब पी तरंग की बात आई है तो इसके बारे में देखिए कुछ नॉलेज आपको मैं बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। जो पी तरंग है उसकी जो सबसे ज्यादा गति होती है, पी तरंग की गति क्या होती है? सबसे ज्यादा। ये तीनों माध्यमों में आसानी से गुजर सकती है, गमन कर सकती है, घूम सकती है। तीनों माध्यम कौन से? ठोस, द्रव्य और गैस। इन तीनों माध्यमों में ये गमन कर सकती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। सबसे अधिक गति कौन सी भूकंपीय तरंग की होती है? पी तरंग की होती है। पॉइंट क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? बृहदर्थ। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए बात करें ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो कहने का मतलब इसके बाद यहीं पर मौर्य वंश भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। जो मगध पर शासन चल रहा था मौर्यों का, वो भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ये हुआ समाप्त कैसे, उसके बारे में बात करें तो बृहदर्थ की जो हत्या है वो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब बात आई कब की? 185 ईसा पूर्व की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी, या शुंग वंश की नींव डाली थी। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, या शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब बात करें मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व
मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बात करें बिंदुसार के बारे में तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अशोक के बारे में बात करें तो इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, जिसमें कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? तोसली थी। और कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग का जो अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है, 7वां। कौन सा? 7वां। अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो कौन सा है? 7वां जो अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है। किसका? अशोक का। पॉइंट क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है वो इनमें से? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नर्तक हैं। क्या है? कथक नर्तक। और कथक जो नृत्य है वो यूपी का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। मैंने पढ़ा है, आपको बताया बहुत बार शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो सभी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखे हैं। देखिए, कथक नृत्य की बात हो गई, किससे संबंधित हैं बिरजू महाराज? कथक नर्तक हैं। अब बात आती है घराना। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित है। कौन से घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित है। ये तो पॉइंट हो गया पंडित बिरजू महाराज के बारे में। अब बात करें ये पुरस्कार है क्या? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1965 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये पहला किसको प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को ये पहला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए। किसके लिए? लोकायतन, इनका एक उपन्यास था साहित्य का, लोकायतन। इसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पता चल गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, पहला किन्हें प्रदान किया गया। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से संबंधित हैं। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ऐसे पर्सन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ना बताऊं। एक एक पॉइंट जो है वो सब हम यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो कौन सा है? कूद। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये जो कूद नृत्य है, लोक नृत्य, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये कब किया जाता है? सबसे खास बात तो ये है कि ये फसल जब पक जाती है तो जो किसान है वो किसान किसी पहाड़ी के पास जाकर और जो उनका स्थानीय देवता है, स्थानीय ग्रामीण देवता है, उस देवता के आगे ये नृत्य करते हैं और धन्यवाद स्वरूप की धन्यवाद देते हैं कि हमारी अच्छे से जो फसल है वो बिना नुकसान के पककर तैयार है हमारे लिए, तो हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। अब बात करें यहां पर ऑप्शन में आपको जवारा लोक नृत्य दिख रहा है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश का। कहां का? मध्य प्रदेश का। होजागिरी की बात करें तो ये है आपका त्रिपुरा का। कहां का है? त्रिपुरा का। जो होजागिरी है ये त्रिपुरा का है, जो लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है। अब आपका ऑप्शन बचा बवाई। कौन सा? बवाई। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताना किस राज्य का लोक नृत्य है बवाई। बहुत बार एक तो लोक नृत्य वाली क्लास में करवाया है और वैसे प्रैक्टिस साइट में 2-3 बार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जो बवाई लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब किया गया?
28 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ये थे मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। वर्तमान में है कौन? DY चंद्रचूड़। ये वर्तमान में है धनंजय वाई चंद्रचूड़, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। जो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है, 50वें नंबर के। ठीक। बात करें पहले महान्यायवादी कौन थे? जो पहले महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम, अंतिम, ये जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर की चहेती बोल सकते हैं इनको। ये प्रथम क्या था, अंतिम क्या था, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आया? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? DY चंद्रचूड़। और प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे? जो भारतीय संविधान 1950 में अपनाया गया था, कहने का मतलब इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपको 1950 ने देकर सीधा सीधा पूछ ले कि इनमें से कौन सा मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। जो संविधान अपनाया गया था शुरुआत से, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व शुरुआत से ही है। मूल अधिकार भी मूल संविधान में थे, आपातकालीन प्रावधान भी मूल संविधान में थे, लेकिन मूल कर्तव्य जो थे वो बाद में ऐड किए गए थे। इनकी कमी महसूस हुई थी, तो इनकी कमी जो महसूस हुई तो एक समिति थी जिसका नाम था सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति। उस समिति ने सरकार को सुझाव दिए कि आप ये 8 मूल कर्तव्य ऐड कीजिए संविधान में। कितने? 8 मूल कर्तव्य। लेकिन सरकार ने क्या किया? 10 मूल कर्तव्य ऐड किए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने? 10 ऐड कर दिए। समिति ने 8 सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने 2 अपनी तरफ से ऐड करके और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 ऐड कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो 10 11वां कहां से आया? तो 11वां आया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86 में एक और, 2002 में एक और संविधान संशोधन हुआ। कौन से नंबर का? 86वें नंबर का। उसमें एक और ऐड किया गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। कौन से देश से लिए गए? ये रूस से लिए गए। कहां पर है संविधान में? भाग 4 के क में, आर्टिकल 51 क में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या मूल कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है, या फिर बोल सकते हैं क्या मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन मूल कर्तव्यों को लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं जा सकते। देखिए, एक आपकी प्रस्तावना है, एक आपका मूल कर्तव्य है, और एक आपके DPSP जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये तीनों जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सिर्फ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हो। आप जाकर कह सकते हो कि इस मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो वो आपके लिए वहां पर तैयार है न्यायाधीश। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको मौलिक अधिकार दिलाएगा, लेकिन आप इन तीनों को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करें यहां पर मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार आपकी कहां पर है? भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक। इसी के साथ आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो 3 है आपके, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय शासन 352,
राष्ट्रपति शासन 356, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत राज्यों में। 352 में क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखना इस शब्द को, कौन सा शब्द है, सशस्त्र विद्रोह, जो कि फिलहाल संविधान में नहीं है, इसको हटा दिया गया है और इसके स्थान पर नया शब्द जोड़ा गया, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, ये ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहले था सशस्त्र विद्रोह, लेकिन इसको संविधान से हटा दिया गया और नया शब्द इसकी जगह जोड़ा गया है, आंतरिक अशांति। युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत कौन सा लगाया जाता है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी के बारे में आपको पता ही होगा, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। पॉइंट क्लियर, आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह रिक्त स्थान में हुआ था। मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपका जो बस्तर विद्रोह है ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। किनके खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध। किन्होंने किया था, आदिवासियों ने। आदिवासियों ने किया था, किनके खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। कौन सा विद्रोह, बस्तर विद्रोह। कब हुआ था, 1910 में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना कि मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था, आदिवासियों के द्वारा। किनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। कब, 1910 में। आई बात समझ में। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, तो किनको प्रदान करता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी स्थिरता के साथ, किसके साथ, स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। तो वो कौन सी थी आपकी, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, चौथी। देखिए चौथी का जो समय था वो 1969 से 1974 तक था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, जो समय था, वो 1969 से 1974 तक था। अब बात करें इस योजना से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसका समय कौन सा था, 1969 से 1974 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। यह भी प्रश्न पंचवर्षीय योजना से है, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको करवाया हुआ। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें सीधा सीधा समय पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 56 से 61, क्योंकि पहली थी आपकी 1951 से 1956 तक। ठीक है, पहली क्या थी, 1951 से 1956 तक थी, जिसमें सीडीपी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। किसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि मॉडल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तीनों आपको ध्यान रखने हैं, एक तो आपका दुर्गापुर है, एक आपका भिलाई है और एक आपका राउरकेला।
इनमें 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, जिसकी योजना का समय सीमा थी 1956 से 61 तक। नाम था दूसरी पंचवर्षीय योजना। मॉडल की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। सेक्रेनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह रिक्त स्थान दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो सेक्रेनेई है ये कहाँ का त्योहार है? नागालैंड का। कितने दिनों तक चलता है? कितने दिवसीय उत्सव है ये? सिर्फ ये आपसे पूछा गया है। तो ये चलता है 10 से 15 दिन तक। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए सेक्रेनेई जो है वो नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। ये फरवरी महीने में, कौन से महीने में? फरवरी के महीने में अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? अंगामी जनजाति के द्वारा। तो ध्यान रखना सेक्रेनेई त्योहार नागालैंड का है और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अंगामी जनजाति के द्वारा फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कितने दिवसीय उत्सव है? 10 से 15 दिवसीय उत्सव है सेक्रेनेई। देखिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका जो गठन हुआ था कौन से वर्ष में गठन हुआ था? तो कब हुआ था? 1927 में। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। अब ओलंपिक संघ की बात करें तो गठन हुआ था 1927 में। तो इसके जो अध्यक्ष थे पहले वो कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। सर दोराबजी टाटा जो इसके संस्थापक और अध्यक्ष थे। दोराबजी टाटा जो कि ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में। अब ये तो थे पहले अध्यक्ष। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी पीटी उषा। कौन थी? पीटी उषा इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी पीटी उषा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय ओलंपिक संघ के, जिसका गठन कब हुआ था? 1927 में गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे रिक्त स्थान मृदा कहा जाता है। प्रश्न आपकी बेसिक नॉलेज पर आधारित है, ज्यादा कुछ सोचने वाली इसमें बात है नहीं। देखिए मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात यदि अपेक्षाकृत अधिक होता है, देखिए जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसमें सूक्ष्म कण ज्यादा होंगे तो वो क्या होगी? बारीक मिट्टी होगी, एकदम बारीक बारीक। देखिए जो अपने गांव में हम देखते हैं जहां पर सड़क नहीं होती, जहां पर साधन चलते हैं, तो उस सड़क के किनारे एक मिट्टी का ढेर सा लग जाता है। सड़क के किनारे किनारे एक ऐसे ढेर सा लाइन सी बन जाती है और उसमें जो मिट्टी होती है और जो दूसरी मिट्टी की बात करें, जो खेत वाली मिट्टी है, उससे देखिए बहुत फर्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो साधन जो चलते हैं उनके टायरों से क्या हो जाती है? वो बारीक हो जाती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म कण जो हैं वो क्या हो जाते हैं? उनका अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में मरी हुई मिट्टी। क्या बोला जाता है? कि ये मरी हुई मिट्टी है। तो उस मिट्टी को क्या बोला जाता है? पर्सन की लैंग्वेज यदि हम बात करें तो उसको बोला जाता है मरणमय मिट्टी। क्या बोला जाता है? मरणमय मिट्टी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात, बारीक मृदा जो होती है, उसको बोला जाता है क्या? मरणमय मिट्टी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस योजना के तहत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो वो कौन सी है? प्रधानमंत्री जल नहीं है, जन धन योजना है। क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन बी क्या होगा?
करेक्ट होगा। देखिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, या कहने का मतलब इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को ये घोषणा हुई थी, शुभारंभ नहीं हुआ था। इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को, एक आदर्श वाक्य के साथ। और वो आदर्श वाक्य कौन सा है? मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। इस आदर्श वाक्य के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। घोषणा कब की गई थी इस योजना के बारे में? 15 अगस्त 2014 को। और इसकी जो शुभारंभ किया गया वो 28 अगस्त 2014 को। एक आदर्श वाक्य था, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो इस आदर्श वाक्य के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? यदि आप इस प्रश्न को स्पीड से पढ़ते हैं या फिर ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप इसका आंसर गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। आप यही पढ़ोगे इसमें, लेकिन लिखा गया है दूसरी सबसे कम, दूसरी सबसे कम। नीचे से दूसरा स्थान किसका है? किस रिपोर्ट के आधार पर? जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार। किसकी बात कर रहे हैं? साक्षरता की बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो स्थान है नीचे से वो है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए यदि आपसे पूछे कि भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, तो वो है बिहार राज्य की। किसकी है? बिहार राज्य की। और जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अलीराजपुर। क्या नाम है? अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अलीराजपुर। यदि आपसे पूछे कि कौन से जिले की सबसे ज्यादा साक्षरता कम है, तो वो है अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी आपको सुबह 7 बजे डेली क्लासेज मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद।